TGI फ्रैंकफर्ट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इंडिया एट 75 कार्यक्रम के तहत आपकी मुलाकात हम करवाएंगे भारत के विभिन्न भाषा भाषी व्यक्तियों से जिन्होंने जर्मनी को अपनी कर्मभूमि बनाई है और जो यहाँ पर अब विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं और जो आज की जो भाषा है वो बहुत सारी है। बिहार सिर्फ एक भाषा के लिए नहीं जाना जाता है, करीब 6 भाषाएं वहाँ पर हैं। तो हम इसके बारे में कुछ और जानेंगे अपने मेहमान श्री क्षितिज शर्मा और दिग्विजय प्रताप जी से। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। दिग्विजय जी, आप बताइए कि आपने कर्मभूमि बनाई फ्रैंकफर्ट को, जर्मनी को, तो कैसे आपका बिहार से, आप छपरा के हैं, वहाँ से यहाँ आना हुआ? बिहार के बहुत लड़कों की तरह मैंने भी अपनी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। तो वहाँ अंडर ग्रेजुएट करने के बाद एक स्कॉलरशिप मिली मुझे एरास्मस मुंडस यूरोपियन यूनियन की, उसके तहत मेरा यहाँ आना हुआ यूरोप में। और उसके बाद मैंने फ्रांस में बिजनेस स्कूल से पढ़ाई की ग्रेनोब्ल से। फिर फ्रांस में मैं काम करने लगा, ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करता हूँ। और 5 साल वहाँ काम करने के बाद मुझे यहाँ हिंडई ग्रुप में यहाँ जॉब करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली, तो उसके सिलसिले में मैं यहाँ आ गया। तो 7.5 साल से तकरीबन मैं फ्रैंकफर्ट ही रहता और पूरा परिवार यहीं रहता है। क्षितिज जी, आप बताइए कि आप पटना से निकलकर, जब आपने पटना में अपनी स्कूली शिक्षा भी वहाँ पर प्राप्त की है और वहाँ से निकलकर जब आप बैंगलोर गए और उसके बाद फ्रैंकफर्ट आए, आपने फिनांस में पढ़ाई की है, तो कैसा रहा आपका ये सफ़र? सफ़र बहुत ही रोचक रहा। मैंने बहुत जगहों पे पहले, जैसे आपको बता चुका हूँ, हम लोग कोटा में पहले पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, फिर बेंगलोर गए इंजीनियरिंग करने और फिर वहाँ से एक्सेंचर में जॉब लगा। फिर हम लोग हैदराबाद गए, हैदराबाद से वापस वही 4 साल के बाद लगा कि कुछ और करना चाहिए, कुछ और शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए। तो फिर जर्मनी के बारे में, फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में पता लगा कि बहुत ही अच्छा, फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा स्कूल है। फिर यहाँ आ गए 2015 सितंबर में और फिर स्कूल पास करने के बाद 2 साल एक बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब करा। अभी एक कंपनी है पासकॉन, जिसके साथ एक फिनटेक में जी कितने सालों से जी। तो बहुत ही रोमांचक जर्नी रही अभी तक तो की। कम उम्र में आपने लगभग बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय किया है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बिहार के जो क्षेत्र से जो आते हैं, बिहार राज्य से जो आते हैं, उनसे अमूमन पूछा जाता है, डू यू स्पीक बिहारी? क्या आप बिहारी भाषा बोलते हैं? और ये एक्चुअली सही नहीं है, क्योंकि बिहारी कोई भाषा नहीं है। बिहार की भाषाएं बहुत सारे हैं। जो आज हमारे मेहमान हैं वो बोलते हैं भोजपुरी और बोलते हैं मगधी भी बोलते हैं उसको। तो हम जानना चाहते हैं उनसे इन भाषाओं के बारे में और भी बिहार की अन्य भाषाओं के बारे में। दिग्विजय जी, कंपैरिजन करें तो इंडिया के हिसाब से वही है। काफ़ी लोग यहाँ ही पूछते हैं, डू यू स्पीक इंडियन? तो जैसे इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी काफ़ी भाषाएं हैं, तो मुझे लगता है बिहार एक छोटा रूप ही है हिंदुस्तान का। और वहाँ पे अब जैसे मैं भोजपुरी में, छपरा ज़िले का हूँ, सारण ज़िले का, वहाँ हम भोजपुरी बोलते हैं। तो भाषाओं का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, बट मेरे लिए ये पर्सनल है बिल्कुल, कि मैं अपने माँ बाप से उसी भाषा में बात करता हूँ। तो ये तो मेरे लिए भोजपुरी में जन्म से बोलता आ रहा हूँ और जब तक रहूँगा तब तक ज़रूर बोलता रहूँगा। आप कुछ बोलिए भोजपुरी में। जैसे अगर हिंदी से इसको हम थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करें, तो कुछ चीज़ें यूनिक है जो कि मैं भी बाद में, मुझे भी इसका एहसास हुआ, क्योंकि मैंने फ्रेंच भाषा भी पढ़ी है। तो भाषाओं को में जब पढ़ाई करने के बाद लगता है कि कंपेयर कैसे किए जा सकते हैं। अब जैसे कि भोजपुरी में आप देखिएगा, कुछ बोलते हैं जैसे कि अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, तो पिएला एक ही शब्द है, जिसमें से ये पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है। खाएला, पिएला, ये बहुत भाषाओं में नहीं मिलता है। एक ही शब्द से कहना कि देखेला, पिएला, ये सब जो है अभी पता चलने लगी है। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी बेटी बोले, लेकिन जवाब नहीं देती है भोजपुरी में, तो जर्मन में ही बोलती है। तो लगे रहिएगा। हाँ, तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिससे आप देख सकते हैं। कभी कोई बंगाली से मिल जाता है, जैसे कि एक शब्द, आप एक अंतर भी देख सकती हैं। आज मैं जब जाता हूँ तो जैसे चूल हम लोग बोलते थे बचपन में, बाल को, अब कोई नहीं बोलता। तो मैं तो भोजपुरी जो छोड़ के आया हूँ, मैं उसी पे हूँ। और भोजपुरी 2005 से भी बदल रही है। तो कुछ उदाहरण है, जैसे कि मैं पिछली बार छठ में घर गया था, तो वो कीचड़ था, तो सब कीचड़ बोलते थे। मेरे मुंह से निकल गया पाकी। हम लोग पाकी बोलते थे। और मेरे जो बड़े भैया हैं, उनकी बेटी पूछ रही पाकी क्या होता है, वो तो गांव में रहती है। ये बात आपने सही बोली, क्योंकि भाषा जो है उसका धीरे धीरे बदलाव आता रहता है, उस पर बहुत दूसरी भाषाओं का भी इन्फ्लुएंस पड़ता रहता है। और आप
आप भोजपुरी बोलते हैं, ये भी एक लोगों का मानना है, भारत के अन्य राज्यों के लोगों का, कि बिहार की भाषा भोजपुरी है। और उसका रीज़न है कि भोजपुरी सिनेमा ने उसको बहुत ज़्यादा प्रचलित कर दिया है, फेमस कर दिया है। तो आप देखते हैं भोजपुरी सिनेमा या पसंद मतलब करते हैं? भोजपुरी संगीत के बारे में भी आजकल बातें जी, चल रही हैं, जी। और मेरे पिताजी जो है वो निर्गुण संगीत सुनते आ रहे हैं, जी, और मेरी माँ जो है लता मंगेशकर और ये सब सुनते आ रही है। तो मैं इसी में पला हूँ। मेरी माँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर हैं। तो काफ़ी अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग मेरे पेरेंट्स रहे हैं। तो निर्गुण वगैरह जो भरत व्यास ये सब तो मैं बचपन से सुनता आया हूँ, और शारदा सिन्हा के गाने जो छठ में बजते हैं ये जी, सब भी सुनता आया हूँ। अब जो आजकल का जो संगीत है वो तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो फेमस है। लेकिन आजकल के जो है वो काफ़ी फूहड़ भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो वो सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि लेकिन अभी जो इंटरनेट की वजह से मैं बस होप कर रहा हूँ कि ये फिर बदलेगा। जी। अब पॉपुलर हो गया है, अब इस्टेब्लिश हो गया है कि हाँ भोजपुरी संगीत और है। एक स्टैंडर्ड भोजपुरी, हाँ। न कि वो छीछा लेदर जो बोलते हैं, हाँ। वो भाषा उसका नहीं करना है। श्रुति जी, आप बताइए, आप मगही भाषा, मागधी भाषा बोलते हैं, तो एक तो मगही भाषा बोलने वाले जो हैं, उनको ये भी गर्व है कि गौतम बुद्ध की पाली प्राकृत भाषा से निकली हुई है, तो उनको इस बात का भी गर्व है। तो आप बताइए कि आपका भाषा के साथ संबंध, तो आप वहीं पे जन्मे हैं, अभी तक कैसा रहा या कैसा है? और मगही चूँकि बहुत ही खड़ी बोली जो कि हिंदी जो बाद में हो गई तो उससे बहुत सिमिलर है, तो ऐसा हो रहा है। और प्लस पटना राजधानी है तो सारे लोग बिहार के हर भाषा के लोग आते हैं, तो बहुत मिक्स कल्चर हो गया है, जिसके कारण मगही वाले लोग अब ज़्यादातर हिंदी में धीरे धीरे शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसे मगही तो मगध प्रखंड हुआ अपना, जैसे जहानाबाद हो गया, अरवल, नालंदा, पटना, इन सब में बोली जाती है। गया इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ बंगाल में भी, जैसे मालदा हो गया रीजन, कुछ उड़ीसा में कुछ रीजन है, झारखंड में पलामू हो गए, हाँ हजारीबाग हो गए, इन सब जगह पे मगही बोली जाती है। और अभी मैं कुछ पढ़ रहा था कुछ दिन पहले मगही के बारे में, बहुत ही रोचक जानकारी मिली। राजभाषा थी अशोक की, मगधी अपभ्रंश बोलते थे। जी, और मगधी अपभ्रंश जो है ना, वही जाकर के पूरब की तरफ जाकर के असमीज, उड़िया और बंगाली में तब्दील हुआ, और फिर भोजपुरी और मैथिली में। और मगधी अपभ्रंश का जो मेन रूप है जो आज तक बोला जाता है वो मगही फिर हम लोग बोलते आ रहे हैं। तो मगधी अपभ्रंश कई पूरब के लैंग्वेजेस की जननी है। जी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी जब भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करते हुए मुझे भी मालूम चला कि बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक प्रोविंस था, और उस समय मतलब 13वीं 12वीं शताब्दी तक बिहार की जो भाषा थी, राजभाषा या मुख्य भाषा, वो संस्कृत थी। उसके बाद जो विद्यापति थे, जो मैथिल क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने मैथिली को इतना ज़्यादा प्रचलित किया कि पहले मैथिल ही राज्य की भाषा बन गई, और उसके बाद जैसे कि आप जानते होंगे बज्जिका, अंगिका और हिंदी और उर्दू, उसके बाद हिंदी उर्दू को भी प्राथमिकता दी जाने लगी, और उसके बाद हर प्रांत के लोगों ने अपनी अपनी भाषा को आगे लाया। और अगर हम इन भाषाओं को मगही, भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, हिंदी, ये सब बोलने वाले के लोगों को हम देखें तो वो इतनी ज़्यादा संख्या है कि अपने आप में एक भाषा बन सकती हैं। मगर बिहार की सिर्फ मैथिली भाषा जो है हमारे संविधान में 22 भाषाओं में से एक है। कुछ लिटरेचर है हमारे राज्य का या हर राज्य का, हर संस्कृति का। तो आपको जब आप बड़े हो रहे थे वहाँ पर, तो आपका आमना सामना हुआ वहाँ के लिटरेचर से? जैसे लोकगीत भी लिटरेचर का एक अंग है, तो आपका कुछ सामना हुआ, आपने कुछ पढ़ा? लिटरेचर मगही में तो सबसे पहले एक बुक ऑफ सिद्धार्थ करके एक है जो बहुत पहले लिखी, जैनिज्म के समय, महावीर के समय लिखी थी, जिसमें सबसे पहला कहते हैं मगही लिटरेचर था। उसके बाद मगही लिटरेचर लिखित रूप से बहुत ज़्यादा विकसित नहीं कर पाया जितना मैथिली और अन्य भाषा डेवलप हुआ। तो उसके कारण हम लोग की बोलचाल की भाषा में मगही रह गई, तो उतना लिटरेचर है नहीं। लेकिन पाली में बहुत सारे गौतम बुद्ध के टीचिंग्स मिलते हैं जो कि फिर भी मगही में है। दिक्कत क्या हो गया कि अभी जब से देवनागरी लिपि आई तो देवनागरी लिपि में थोड़ा प्रॉब्लम है मगही लिखने में। अभी क्या है कि हम लोग बोलते हैं जैसे खैबा का करी था, तो था भी नहीं है, आकार भी नहीं है और अकार भी नहीं है। और हम लोग पहले लिपि चलती थी कैथी लिपि, तो उसमें वो ध्वनि है कर बा। लेकिन अगर हम हिंदी में लिखे
क्या का करब, तो वो लोग अगर कहीं दूसरी जगह है तो करब पढ़ेंगे, बिल्कुल। जो कि बिल्कुल ही मुझे करना डिफरेंट मुश्किल मीनिंग हो जाता है। बिल्कुल। तो हाँ, अभी तो मतलब लेकिन कोई बहुत लोग हैं जो अभी डॉक्यूमेंट करना चालू कर रहे हैं। अभी यूट्यूब पे देखता हूँ तो कुछ लोग हैं जो मगही में प्रोग्राम कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मूवी के बारे में पता चला कि जो कि बन रहा है। तो धीरे धीरे हाँ, अभी लोग उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी या मैथिली के जैसा बहुत ज़्यादा हम लोग में ये कल्चर में नहीं रहा है, लिखित कल्चर में। जैसे भिखारी ठाकुर ने भोजपुरी के लिए जो जी, किया, जी, मतलब बिल्कुल। आज के डेट में इतना पॉपुलर भोजपुरी इसलिए है बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने बहुत काम करके रखा बिल्कुल सही, भोजपुरी में। बिल्कुल। इन्होंने बहुत एक अच्छी बात कही कैथी स्क्रिप्ट की। तो ये भी बहुत कम लोग जानते हैं कि 1881 तक जो ये भाषाएं हैं, हिंदी का कहीं वहाँ पे नामो निशान नहीं था, मगर बिहार पहला राज्य बना जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया, और उसके बाद बाकी जो क्षेत्र हैं उन्होंने वो फॉलो करते गए और अपनी राजभाषा बनाते गए या मुख्य भाषा बनाते गए। तो जैसे कैथी है स्क्रिप्ट देवनागरी के पहले, वैसे ही वैदेही थी मैथिल की, और भी उसको क्या बोलते हैं, मैथिल संस्कार, ऐसे करके अलग अलग स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो भोजपुरी को ये जाता है कि वो कहते हैं कि भारत की सबसे मीठी भाषा है। तो आप कुछ बताइए ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि कितनी मीठी ये भाषा है। पहले बात तो मैम बिल्कुल सही कहते हैं ये बहुत ही मीठी भाषा है। और मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी जैसे भोजपुरी में कुछ दस्तावेज खोज रहे थे हम लोग फैमिली के, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जो कैथी में लिखे हुए थे। तो पूरे सारण जिला में 3-4 ही लोग मिले ऐसे जो उसको पढ़ पा रहे हैं, मतलब जो कि लीगली अलाउड हैं ट्रांसलेट करने। अच्छा। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि काफ़ी लोग रहते हैं, उसमें सिर्फ 2-3 ही लोग हैं। बट आपने एक लिटरेचर की बात की, मैं उसको उसी से जोड़ के जवाब दूंगा प्रश्न का, कि ऐतिहासिक महत्व तो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी भाषा का, लेकिन जब तक वो व्यक्तिगत नहीं बनेगा तब तक वो भाषा जिंदा बढ़ेगा नहीं। आज आंकड़े बताते हैं कि भोजपुरी बोलने वाले मतलब 50 to 53 मिलियन लोग हैं 52 मिलियन। और नेपाल में फिजी हिंदी जो है वो बेसिकली भोजपुरी ही है, वो रिकॉग्नाइज लैंग्वेज है, नेपाल में है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में नहीं है, होनी चाहिए। लेकिन अब इतने लोग जिस भाषा को बोल रहे हैं उसको जीवंत रखने के लिए अब कुछ लोग काफ़ी लिखना भी शुरू किए। मैंने 1-2 चीज़ें कभी कभी पढ़ी थी, जैसे भिखारी ठाकुर का क्षितिज ने बताया, और भी कुछ राहुल सांकृतिक ज्ञान उनका भी 1-2 ऐसे मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया था भोजपुरी में बहुत पहले। बाकी मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, मैं हिंदी कविता दिनकर वगैरह काफ़ी पढ़ता था जब मैं स्टूडेंट था, तो मैं हिंदी में ही ज़्यादा लिटरेचर पढ़ा था। लेकिन मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी बहुत ही अभी एक मूवमेंट चल रहा है कि भोजपुरी में लिखें वगैरह, और ऑलरेडी 50 to 53 मिलियन लोग बोल रहे हैं, तो भाषा तो जीवंत रहेगी, उसमें घबराने की बात नहीं है। और मीठी बात है तो मैंने जैसे बोला कि मैं अब माँ से उसी में बात करता हूँ। मेरी पत्नी भोजपुरी समाज से नहीं आती है, तो उनसे मैं हिंदी इंग्लिश में बात करता हूँ, लेकिन जैसे माँ से हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो हम लोग भोजपुरी सुनते हैं ना, वो कितने लोग बोलते हैं बहुत स्ट्रांग है, वो टोन के ऊपर डिपेंड करता है। ये कैसे बोलेंगे भोजपुरी में, आज शाम को हम लोग बाहर चलेंगे? तो देखिए मैम, उसको पहले बताऊँ, पर 3 श नहीं होते। अच्छा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, तो गलती होने की तो शाम हो जाएगी। और आज के जैसे बोलते हैं तो जैसे हम लोग जैसे इसी बात को जैसे आपने बोला तो आज शाम के हम क्या बाहर चल जाए, ये बहुत ही वो हो गया। लेकिन इसको अगर थोड़ा और लेके जाएं, जैसे दोस्तों के बीच में बात करेंगे तो वो भी अपना है, सांझ के घूरे चले जाएंगे। ओह, ये तो बहुत ही तो घूरे ये सब अब धीरे धीरे मैं देखता हूँ मेरे भतीजे इतना इस्तेमाल नहीं करते। ये एक बहुत ही अच्छी बात, खाए जाओ, तो हम लोग जैसे सब्जेक्ट तो उतना यूज ही नहीं करते हैं, उसी से पता चल जाता है। और काफ़ी ऐसे वाक्य जैसे कोई भी, जैसे कि रउआ हम लोग बोलते हैं जी, आपको, तो जैसे कि, और हम लोग उसके के हम लोग थर्ड पर्सन भी कभी कभी इंट्रोड्यूस करने के लिए हिंदी जो पुराने जैसे करते थे कर सकते थे। जैसे कि क्या आपको अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ क्षितिज के, तो रउआ मृदुला जी हैं। तो ये बहुत ही पोला जाती है कि आप अपने क्षेत्र में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं इस तरीके से। क्षितिज जी, आप इसी वाक्य को कैसे बोलेंगे मगही में, आज शाम को हम लोग बाहर चलेंगे? तो चले के घूमे बहुत डायरेक्ट भाषा है मगही हिंदी बन चुकी है, यही तो बोला इसने। तू करके बात करने के लिए है। इनफैक्ट तू करके जो है मैं एक ग्रीशन करके एक बहुत ही बड़े भाषाविद हुए जो अंग्रेज के समय से इसमें थे, IAS थे उस समय, और भाषाविद लिंग्विस्टिक भी थे। तो उन्होंने लिंग्विस्टिक्स सर्वे किया इंडिया का, सारे भाषा को एक साथ डॉक्यूमेंट किया।
तो उस समय उन्होंने भी बोला था, गौर किया कि जो मगही जो भाषा है ना, बाकी बिहार की भाषा उनको बोलते हैं अनकौत, मतलब थोड़ा देहाती भाषा है। और क्योंकि हम लोग में क्या है कि एक मात्र भाषा में रे है, का रे का करित है, तो चल में, और लड़की को गे बोलते हैं लड़की को। पता है जर्मनी की जो डायलेक्ट भाषा है, जो स्पेशली जो बवेरिया साइड में है, उसमें भी एक वाक्य के बाद वो लोग गे बोलते हैं। अच्छा। या जैसे कि अगर उनको बोलना हो कि मैं यही वाक्य अगर जर्मन में बोलूं तो कम्स टू ग ऐसे बोलते हैं, कम्स टू मिट ग। तो जब मैंने पहली बार यहाँ पे सुना 12-15 साल पहले, तो मैं बहुत ही हैरान रह गई। जब मैं भाषा पढ़ रही थी, इसका लिटरेचर पढ़ रही थी, फिर जब मुझे यहाँ आने का मौका मिला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये सेम चीज़ यहाँ के एक डायलेक्ट में है। तो हाँ, वो लिखते हैं, मतलब इसका रीज़न मैं अगर ढूंढने लगा तो मैं 2-3 पेपर इसके बारे में पढ़ा जी। तो फिर लोग बोलते हैं कि जो इंडो आर्यंस हैं और वो उनका जो स्थानीय लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कल्चर मिल गया। तो बाकी कल्चर जैसे मैथिली वगैरह क्या है कि बहुत उसमें इन्फ्लुएंस रहा ब्राह्मण का, और जो मेंटेन रखे उनका कि इसी तरह से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। बट ये बहुत ज़्यादा चेंज हुआ अपने स्थानीय भाषा के साथ। तो वही, अब जैसे कल मैं अपने घर में बात कर रहा था तो अचानक से सुनते हैं कुछ वर्ड है, आप बोलते नहीं है लेकिन याद आ जाता है, कहाँ जा रहे हो, तो भूले जा रहे हैं। अब भूले जाना मतलब चलने जा रहे हैं, तो लोग बोला। अब कुछ गरम लगा तो हम लोग बोलते हैं तातल लगे। तो कुछ वर्ड है, लेकिन बहुत मुझे तो लगता है कि बहुत फनी और बहुत ह्यूमर से भरा हुआ लैंग्वेज है मगही। कभी भी किसी को सीखा जा सकता है इन भाषाओं को, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है इन भाषाओं को? आप लोगों के क्या राय है, क्या किया जाए? आप लोग यहाँ बाहर आ गए हैं, मगर आपका ये रहती है मंशा कि अपने संस्कृति से जुड़ाव खत्म ना हो, तो आप बताइए क्या किया जा सकता है भाषाओं को आगे लाने में? भाषा को आगे लाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी बड़े हैं जिनको आता है भाषा, अपने बच्चों से अभी खासकर हिंदी में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हिंदी तो आप स्कूल में जा रहे हैं, दोस्तों से जा रहे हैं, और बाकी बाहर के जितने भी है बहुत मिक्स लोग हैं हर जगह के। तो एनीवे आप हिंदी में बात कीजिएगा। घर में कम से कम बड़ों को चाहिए कि लोगों से मुख्यतः अपने मगही में बात करें, और या कोई भी मतलब जो भी लैंग्वेज मातृभाषा में बात करें। तो इससे क्या है कि एक मिठास तो रहेगी, और साथ ही साथ जो हजारों सालों का कुछ जो संस्कृति है वो पास होते चला जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीढ़ी आगे बढ़ते जाएगी। जी, दिग्विजय जी बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है बिहार की, सिर्फ भाषा नहीं, बिहार की संस्कृति की, जिस पर आपको बहुत गर्व है? बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उन बातों को बताइए। मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं प्रेम की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ गौरव से। तो जो चीज़ें प्रभावित करते हैं, जैसे छठ पूजा आप ले लें, अब तो हर जगह मनाया जा रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश में पहले होता था, अब तो कई जगह होता है। इनफैक्ट बिहार फ्रेटर्निटी जो जर्मनी में है, उन्होंने यहाँ भी किया था कोविड से पहले। तो छठ पूजा मुझे बहुत ही यूनिक लगती है, बचपन से इसको देखते आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये सबसे इको फ्रेंडली है। आजकल इतना चल रहा है कि हर चीज़ इको फ्रेंडली होनी चाहिए, और उसके समय जो ठेकुआ और गन्ना और वो सब खाने की तो मैं बात इसलिए नहीं करूँगा मैम कि फिर मुझे बहुत भूख लगने लगेगी। लेकिन वो सब जो उसके साथ जो खाना बनता है, चाहे छठ पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, हर पूजा में पवित्रता से बनता है ना। मुझे मेरा जन्म नहीं हुआ है बिहार में, मगर मैं बिहार की ही हूँ। मगर जब भी मैं जाती थी छठ पूजा के समय, तो मैं ये देखती थी कि इससे ज़्यादा कठिन व्रत मुझे भारत में कहीं नहीं मिला। मैंने काफ़ी क्षेत्र में मैं घूमी हूँ, तो 3-4 दिन या 6 दिन, 3 दिन शायद पूरा निर्जल व्रत रखना पड़ता है। और इसके साथ जो, जैसे आपने बोला, मेरे मुँह में पानी आ रहा है, जो चीज़ें पकवान बनते हैं उनकी तो बात ही मत कीजिए। तो ऐसे ये जो व्रत है जैसे छठ का, जो मैं बार बार यही इसी बात पे आता हूँ कि बहुत पहले से ही, मतलब इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। मतलब जो हम लोग छठ जो तैयार करते हैं उसमें कागज़ का कुछ लगाते हैं, बस वही है जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वो भी बहुत ही कम मात्रा में, और बाकी जितनी झालर लगाते हैं जो, और बाकी जो जितनी चीज़ें हैं वो या तो रीयूजेबल है या फिर वो बायोडिग्रेडेबल है, और पूजा का अपना सम्मान है। तो ये मुझे मतलब व्यक्तिगत रूप में सबसे यूनिक लगता है। और ये इसी बिहार का नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, तो हर जगह मनाता है। लेकिन और भी कई त्योहार है, जैसे ज्यूतिया करके त्यौहार मनाया जाता है हमारा, बहुत मुझे लगता है पता नहीं क्यों सारे बड़े कठिन त्यौहार हैं हमारे यहाँ। तो इसमें भी ये एक और रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है कि माँ के प्रति जो स्नेह और प्यार जो है वो दिखता है कि बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए। हाँ, तो वो भी बहुत ही कठिन है त्यौहार है, लेकिन यूनिक है और काफ़ी अच्छा लगता है।
बाकी जो मकर संक्रांति से हम लोग एक खिचड़ी ही- बोलते एक ही हैं। है ना ये त्योहार जिसमें चढ़ते सूरज और उतरते सूरज दोनों की पूजा होती है, और सूरज की होती है। कोई आइडल नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है किसी भी जो भगवान है या देव या इष्ट देव है, इनकी मैं महत्ता को नहीं कम कर रही हूँ, मगर सूरज जो प्रकृति की पूजा होती है इसमें। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी ही संस्कृति के बारे में जानने के लिए। ये छठ जो है वो षष्ठी। एक तो हाँ प्री वैदिक फेस्टिवल है, अच्छा। और इसमें इस कारण आप देखिएगा कि सबसे बड़ी ये नहीं बात है पता कि था। एक ही घाट पे हम्म, आप अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग एक साथ मतलब पूजा करने के लिए आते हैं, और उसमें आपको कोई पंडित की जरूरत नहीं है, कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है, सीधे ये आपने संबंध बहुत होता है अच्छी बात आपका बोली। सीधे ईश्वर से। जी। और ये बहुत अच्छी और बड़ी बात लगती है मुझे इस छठ के लिए कि कोई भी कर सकता है। बिहार का भारत के प्रति कुछ योगदान आप बताइए। बहुत सारे योगदान हैं, मगर आपको क्या लगता है क्या हमने किया है उस संस्कृति से आकर? रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त की भूमि है बिहार। जी। राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बिल्कुल, थे ही, बिल्कुल, जी। वो भी। तो अब इतने बड़े नाम हैं हमारे बिहार के, और आज भी ये बहुत कलाकार हैं जो आप देख रही हैं हर माध्यम से। और ये तो क्लीशे बन गया आईएएस ऑफिसर, आप यूपीएससी के जो कितने लोग जो बिहार से जाते हैं। तो मुझे लगता है एक तरीका ये भी आप देख सकती है मैम, ये एक हमने बात की बिहार में इतनी भाषाएं हैं, जी। और हिंदी धीरे धीरे लिंगुआ फ्रैंका बनती जा रही है। ये भी दर्शाता है कि बिहार में राष्ट्र प्रेम राज्य प्रेम से ज़्यादा है, जी। क्योंकि अगर राज्य प्रेम होता तो हम फिर भाषाओं में जाते। हमने बोला नहीं, हम राष्ट्र को पहले हम राष्ट्र को हम महत्व पहले देते हैं। जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम लोग भाषाओं के नाम पे बटे नहीं हैं, और जो जिस क्षेत्र में बोला जाता है उस क्षेत्र में बोला जाता है। मैं पहले भी हम लोग आपस में भी चर्चा करते हैं, मुझे भी लगता है कि कल्चरली देखा जाए तो बलिया जो यूपी में पड़ता है, मे भी छपरा से ज़्यादा क्लोज हो। जी, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी पूरा पूरा जो क्षेत्र पूर्वांचल वाला एरिया है वो ज़्यादा क्लोज हो सकता है, जी। लेकिन फिर भी एक बिहारी आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी हमने बना रखी है। बाकी हमारे राज्य में बाकी राज्यों से थोड़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, वो हो जाएंगी सॉल्व धीरे धीरे, नया जनरेशन कुछ ना कुछ करेगा ही। जरूर। तो उस पर नहीं जाना चाहता हूँ मैं, लेकिन आपने जो राष्ट्र से बोला, ज़्यादा तथ्य नहीं दूंगा। ये फैक्ट कि हम लोग लिंग्विस्टिकली डिवाइडेड नहीं है, और हमने 6-7 भाषाएं, मतलब नागपुरी वगैरह भाषा की उतनी बात नहीं होती है, सादरी भी बोलते हैं कहीं सादरी कहीं, भी हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। अभी एक एनजीओ के साथ मैं काम करता हूँ बंगाल में, वो जो टी बागान वर्कर्स के साथ काम करते हैं, वहाँ मुझे काफ़ी लोग मिले जिनके 2-3 जनरेशन पहले जो बिहार से थे, नागपुरी बोलते हैं, समझ में भी आ जाती है थोड़ी सी, अगर संथाली नागपुरी बोलते हैं। बहुत 13-14 भाषाओं का हाँ। मुझे नाम मिला कि ये सब भाषाएं जो हैं बिहार में बोली जाती हैं। अब थोड़ा सा समाप्ति के ओर हैं हम, तो आप दोनों अपनी अपनी भाषाओं में कुछ बातचीत कर सकते हैं। आप मगही बोल सकते हैं, आप भोजपुरी बोल सकते हैं। देखते हैं कैसे कितना समझ सकते हैं, और मैं और हमारे दर्शक कितना समझ सकते हैं। मैडम हम तो भोजपुरी बोले लगे हम तो काल हो जाए। भोजपुरी, अब मैं भोजपुरी में ही बोलता हूँ, अगला जो है अगर आप चाहें तो कि सिर्फ भोजपुरी में ही। तो मैम भोजपुरी है तो हमारे जैसे सांस लेवल जैसन बा, सोचल ही ना। माँ से भोजपुरी में रोज 1 मिनट से ही 2 मिनट से ही रोज माँ से जरूर बात होला, अब भोजपुरी में ही होला। और भोजपुरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाषा मतलब हमारा ला व्यक्तिगत रूप से तो कोनो है ही नहीं है। तो यही से हम बार बार कोशिश कर रहे नहीं कि हमारे बेटी थोड़ा सा बोले लागे। भांजी हमारे हल्का बोले लगल बड़ी, और बेटी के हम कोशिश करें नहीं थोड़ा थोड़ा बोले लगे। 3-4 साल बाद मिल जाई तो वो देख ले कि भोजपुरी बोले तरीके ना हो बेटी। क्षितिज जी? तो हम मगही बूढ़ पुरानिया से बोला हली, जैसे मामा से मामा हमने दादी के कहल जी जी। तो मामा से, नाना नानी, परबाबा, इन सब से। बाकी जवान लोगन से ना बात करे ज़्यादा, हिंदी में ज़्यादा बात हुआ है। कुछ दोस्त पटना के हथिन तो उनका से भी मगहिए में बोला है। बाकी अभी सब बम्बई दिल्ली जाके सब हिंदी हो गई है। बाकी हम चाहे कि दिन पर दिन केकरो से फ़ोन कर ले तनी मामू के, तनी केकरो मगहिए में 2-4 वर्ड बोले। बाकी हाँ तब हम भी थोड़ा कोशिश कर रही है, हम जब भी पटना जाइए तब हम कोशिश कर रही है कि हम मगही में ही बोलिए। बहुत अच्छा ना है काहे कि हम हुआ जन्म न ले लिए है, हम पूरा भारत में रह लिए है, मगर हम जैसे कि तू कहला बूढ़ पुरानिया से तो मामा, मामू, चचा सबसे हम कोशिश कर रही है कि हम मगही में ही बोलिए। हाँ ये जरूरी है, बात करते करते आते ही और का। अब आखिरी प्रश्न,
कोई ऐसी बात जो आप दोनों को लगता है कि बिहार के बारे में जानना ही चाहिए पूरे देश को? हमारे पास लिट्टी चोखा के अलावा भी बहुत खाने की चीज़ें हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपके मंच का इस्तेमाल करके जी। कि लिट्टी चोखा जो है कम रोज़ नहीं खाते। जी, सही। कभी ऐसा कभी सोचा जाता है। कभी कभी खाते हैं, पूरे बिहार में नहीं खाया जाता। मैं पूर्वांचल में, हमारे यहाँ खाया जाता जी। है, लेकिन और भी काफ़ी अलग अलग व्यंजन है, बनाने का तरीका अलग अलग है। तो हर नॉर्मल सब्जियाँ जो हैं, तो मैं बस यही चाहूँगा कि अब धीरे धीरे जो है जो बिहारी क्यूजीन है, जी। अब चंपारण का मीट भी बहुत ओह, फेमस हो रहा है। अब सावन का महीना चल रहा है तो इसलिए मैं नहीं बोल सकते। नाम नहीं लूँगा ज़्यादा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। पूरी बनाने का ढंग, मीठी पूरी बनाने का ढंग, ठेकुआ है, बहुत नमकीन ठेकुआ है, है। जो हमारे यहाँ जो स्नैक्स बनते मीठा हैं, है, हाँ। दलपूरी है। दलपूरी वगैरह हो जी गया। जी जी, ये और सारी चीजें आप क्यों नाम ले रहे हैं? यहाँ पर मिलना बहुत ही मुश्किल तो है। मैं बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल जो हम लोग देखते हैं सीरियल्स में भी बहुत बिहार और यूपी में बनती हैं, और वो खाने का भी दिखाते हैं तो लिट्टी चोखा ही खाते रहते हैं लोग। बिल्कुल, मतलब हम लोग कभी महीने में 1-2 बार खा लेते हैं, बिल्कुल। उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बस यही मेरा मैसेज रहेगा कि बिहारी क्विजीन जो है नेक्स्ट सिनेमा और म्यूजिक के बाद मेरी यही महत्वाकांक्षा है कि अब बिहारी जो खाना है जी। वो थोड़ा और प्रसिद्ध हो। सिनेमा की आपने बात की, वो नदिया के पार और ए गंगा मैया तोरा पेरे चढ़ाए, वो कितने फेमस पिक्चर्स थे। मतलब पूरा भारत उसमें समेट मतलब पूरा भारत उससे बहुत विवल हो गया था और सब सिनेमा हॉल चल पड़े थे। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जानना चाहिए बिहार के बारे में या आपकी संस्कृति के बारे में? मगही क्षेत्र के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि लिट्टी चोखा बहुत डोमिनेट कर गया है, और जबकि हम लोग मगध क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा लिट्टी चोखा नहीं भी खाते हैं, लेकिन कभी भी आए तो लिट्टी चोखा बिहार का बहुत टाइपकास्ट हो गए। जैसे हमारे क्षेत्र का बहुत सारी व्यंजन है, खासकर पिट्ठा एक होता है जो चावल से बनता है, अंदर और गुड़ इसमें और खोया डालकर खोया डालते हैं, उसमें चोखा भी? हाँ, आलू अच्छा, भरते हैं, अच्छा। तीसी भरते हैं, तो अच्छा। बहुत सारी चीज़ें भरते हैं। तो पिट्ठा बहुत ये, फिर हमारा तिलकुट बहुत ही तिलकुट, फेमस है, गया का जी, गया का खासकर खासकर। खाजा है नवादा वहाँ का पे। भी खाजा। हाँ, और नवादा का बोली नाम तो ये बिहार शरीफ वगैरह से बहुत एक दो व्यंजन और हैं जो बहुत फेमस हैं। लेकिन वही कहने का मतलब कि बिहार मगध क्षेत्र का भी, और उसी तरह मैथिली क्षेत्र का भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि अभी करंटली सब भोजपुर क्षेत्र का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बिकॉज मूवीज़ वगैरह के लिए भोजपुर बहुत छाया हुआ है। जैसे कि पंजाबी जैसे कल्चर छाया हुआ है बॉलीवुड मूवीज़ के कारण, उसी तरह बिहारी हॉलीवुड के कारण है। और मतलब जैसे कि सभी काफ़ी हैं कलाकार भी हमारी तरफ से बहुत, उत्तर प्रदेश के ही बहुत हैं। तो अभी तो उसकी वजह से काफ़ी मिल ही जाता है। और मतलब मैंने भी देखा है, छपरा में, मोतिहारी में मेरी माँ आती हैं, वहाँ पर अब छठ में जाएंगे तो मंच लगा रहता है, नाट्य चलता रहता है, और होली में जाएं तो हर नुक्कड़ पे कोई बैठ के गा रहा है। तो बचपन से हम लोग के लिए सरप्राइजिंग नहीं था। बाद में पता चला कि ये सब जगह ऐसा नहीं होता है कि गांव-गांव में तुमको 2-4 लोग मिल जाएंगे गाना बजाने वाले, गाने वाले, अच्छे गाने वाले। हमारे यहाँ तो मतलब मेरी जान पहचान में ही 10-20 लोग हैं जो कलाकार हैं। तो ये तो अब ये कल्चर का ही पार्ट है हमारे यहाँ, गाना वाना, ये सब गाते हैं, गाना वाना बजाना, नाट्य करना। तो मीठी भाषा आपने बोला ही है, हिंदुस्तान की सबसे है, तो उससे भी हेल्प मिल जाती है। लेकिन एक मुझे लगता है कि कर्मठता बिहारी में और एक भोलापन, दो चीज मुझे लगता है कि बहुत अगर टाइपकास्ट करे तो गलत नहीं होगा। हाँ। इसमें दो चीज मुझे सबसे बड़ा लक्षण लगता है। बहुत अच्छी बात बोली। बिल्कुल बिल्कुल, भोले भी होते हैं, सीधे भी होते हैं, मगर नॉलेजेबल भी होते हैं, पढ़ाई में बहुत सांस्कृतिक या फिर वैज्ञानिक और शैक्षिक क्षेत्र में काफ़ी आगे होते हैं। इसी के साथ हम आज का अपना कार्यक्रम ये ख़त्म करते हैं। बिहार के बारे में आज का था। बिहार बहुत सारी भाषाओं का राज्य, बहुत सारे धर्मों का, बौद्ध, जैन धर्म, सिख धर्म के बहुत बड़े बड़े वहाँ पे तीर्थ स्थल हैं। तो हम आपसे ज़रूर ये बोलेंगे कि आप एक बार ज़रूर, अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर बिहार जाइए, बिहार के व्यंजनों का आनंद उठाइए और वहाँ के लोगों से मिलिए और उनकी भाषा, उनके संस्कृति के बारे में जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का भी, दिग्विजय जी और क्षितिज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।